हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में और उससे रिलेटेड अदर साइकोटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इन 1810 में फर्स्ट क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन थी, वो दी गई थी अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया बाय जॉन हैस्लम। ठीक है, इन 1810 में। ठीक है, और उन्होंने कहाँ पे दी थी? एट बेथलम हॉस्पिटल, लंदन, इंग्लैंड। ठीक है, बेथलम हॉस्पिटल में फर्स्ट क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन दी गई थी अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया। फिर उसके 50 साल बाद बेल्जियन साइकेट्रिस्ट थे बेनेडिक्ट मोरल। ठीक है, इन्होंने डिस्क्राइब किया था केस ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड बॉय। एक 13 ईयर ओल्ड बॉय तो था, उसका केस बेनेडिक्ट मॉरल ने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, वो एक स्टूडेंट था एंड उन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डिमेंस पेरोक। ठीक है, इस टर्म का यूज किया था फॉर स्किज़ोफ्रेनिया। इसका मतलब होता है मेंटल डिटोरिएशन। ठीक है, एट एन अर्ली स्टेज ऑफ डिस्टिंग एट एन अर्ली स्टेज टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द डेमोटिंग डिसऑर्डर्स ऑफ दैट ओल्ड एज। मतलब उस वक्त के जो डिसऑर्डर थे उनसे मतलब इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए नाम इसका डिमेंस पिरोक दिया गया था। फिर 1856 से 1926 तक, ठीक है, ये आता है। अब देखो, इससे 50 ईयर्स बाद ये आया। फिर इसके यानी ये 1860 से 1860 से 1926 तक मान लो जर्मन साइकेट्रिस्ट थे एमिलिन क्रेपलिन। ठीक है, एमिल क्रेपलिन, इन्होंने इसका लैटिन वर्जन ऑफ डेमेंस प्रॉक्स का लैटिन वर्जन दिया। जो मोरल की टर्म थी उसका नाम था डिमेंशिया पेरोक्स। वो पेरोक, ये पेरोक्स। ठीक है, टू रेफर टू, इसका मतलब क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ कंडीशन है। इसको नोट करो कि इट इज अ ग्रुप ऑफ कंडीशन दैट ऑल फॉर्म मेंटल डिटोरिएशन। ठीक है, ग्रुप ऑफ कंडीशन। अब आ जाओ फोर्थ, 1911 में स्विस साइकेट्रिस्ट थे यूगिन ब्लेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लो। ठीक है, मास्टर्स के हिसाब से भी। तो यूगिन, ये पूछा जाता है कि किसने स्किज़ोफ्रेनिया टर्म दी। यूगिन ब्लेयर ने टर्म दिया स्किज़ोफ्रेनिया वेयर स्किज़ो पर्टिकुलरली मीन्स टू स्प्लिट या क्रैक, वेयर एज फ्रेनिया मीन्स माइंड। ठीक है, तो इन्होंने बिलीव किया कि जो कंडीशन थी वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट प्रोसेस। यानी इसके अंदर क्या होता है? डिसऑर्गेनाइजेशन होता है हमारे थॉट प्रोसेस का। लैक ऑफ कोहेरेंस होता है हमारे थॉट एंड इमोशन में, जो हम सोच रहे हैं हमारे इमोशंस में कोहेरेंस नहीं है। ठीक है, कौन मतलब कॉन्ग्रुएंस कह सकते हो, नहीं है। और एन इनवर्ड ओरिएंटेशन है, मतलब वही स्प्लिट ऑफ फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से उनका कुछ वास्ता नहीं है। तो ये 3 पॉइंट है, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट प्रोसेस, लैक ऑफ कोहेरेंस बिटवीन थॉट एंड इमोशन, एंड इनवेंट ओरिएंटेशन यानी स्प्लिट ऑफ फ्रॉम रियलिटी। अब इसका DSM-5 का क्राइटेरिया देखें तो 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग होनी ही चाहिए फॉर 1 मंथ पीरियड। 1 महीने तक एटलीस्ट 2 चीजें होनी चाहिए। किनमें से? इनमें से ये जो चीजें हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक सेकेंड, हाँ, कौन कौन सी? डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, सॉरी, हाँ, डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, फिर है डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटेटोनिक बिहेवियर, नेगेटिव सिम्टम्स। ये सब होना चाहिए। तो याद कर लो, डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटेटोनिक बिहेवियर एंड नेगेटिव सिम्टम्स। अब इन सबको इन डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। ऑनसेट ऑफ डिस्टर्बेंस लेवल ऑफ फंक्शनिंग इज वन और मोर मेजर एरियाज एज इंटरपर्सनल रिलेशन, वर्क एंड सेल्फ केयर। यानी कि डिस्टर्बेंस हो रही है या इम्पेयरमेंट है इन मोर देन वन मेजर एरियाज, जैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हो गए, वर्क हो गया, सेल्फ केयर हो गया। फिर कॉन्टिन्यूस साइंस ऑफ डिस्टर्बेंस परसिस्ट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, यानी 6 महीने तक एटलीस्ट डिस्टर्बेंस हो रही है उनको। ठीक है, साइंस दिख रहे हैं डिस्टर्बेंस के। अब इसका डी पार्ट क्या है कि स्किज़ोफेक्टिव डिसऑर्डर एंड डिप्रेसिव और बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर हैव बीन रूल्ड आउट
बिकॉज ऑफ आइदर, यानी ना ही ये स्किज़ोअफेक्टिव में काउंट हो, ना ही डिप्रेसिव में, ना ही बाइपोलर, या फिर कोई और साइकोटिक फीचर्स हटा दिए गए हों। क्यों? क्योंकि अगर देखो, अगर डिप्रेसिव फेज है तो फिर, क्योंकि स्किज़ोअफेक्टिक में ना कई बार मेनिक फेज भी होता है, तो अगर ऐसा है तो अगर नो मेजर डिप्रेसिव और मैनिक एपिसोड हैव अकर्ड, पहला तो कि कोई मेजर डिप्रेसिव और मैनिक एपिसोड अकर ही नहीं हुआ, ठीक है, ये क्या उसका कोई एक्टिव फेज ऑफ सिम्टम्स नहीं था, और अगर हुआ भी है तो वो बहुत कम फेज के लिए हुआ है। इफ मूड एपिसोड हैव अकर्ड, या मतलब मेनिया या डिप्रेशन अगर हुआ भी है तो भी दे हैव बीन प्रेजेंट फॉर अ माइनॉरिटी ऑफ टोटल ड्यूरेशन, यानी जितनी भी ड्यूरेशन के लिए आपको इलनेस हुई है या कोई भी दिक्कत हुई है, उसके माइनॉरिटी ऑफ टोटल ड्यूरेशन में होता चाहिए ऑफ द एक्टिव और रेसिडुअल पीरियड ऑफ इलनेस, ठीक है। अब इसका ई पार्ट, डिस्टर्बेंस इज नॉट एट्रीब्यूट, ये अब देखो, ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट सब में लिख कर आना होता है कि ये जो डिस्टर्बेंस है ये किसी सब्सटेंस के इफेक्ट से नहीं हो रही है, ठीक है। द डिस्टर्बेंस इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। अब कोई हिस्ट्री ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, ठीक है, ऑफ चाइल्डहुड, अब इसमें क्या होता है, इनका कोई ऑनसेट नहीं है। एडिशनल डायग्नोसिस फॉर स्किज़ोफ्रेनिया इज मेड ओनली इफ, अगर आपको स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस करना है वो कभी होगा अगर डिल्यूजन और हेलुसिनेशन और एडिशनल टू अदर रिक्वायरमेंट सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया आर आल्सो प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, ठीक है, एटलीस्ट 1 महीने के लिए तो प्रेजेंट होने ही चाहिए डिल्यूजनल जो चीज़ें, ठीक है। अब जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है स्किज़ोफ्रेनिया के स्पेक्ट्रम की अगर देखी जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया की सॉरी स्किज़ोफ्रेनिक स्पेक्ट्रम ऑफ एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर आर डिफाइंड ऑन द फॉलोइंग मेन सिम्टम्स, ये फॉलोइंग सिम्टम्स है जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे। डिल्यूजन्स, इन सबको मतलब इंडिविजुअल भी अभी हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, हमने स्पीच पढ़ी थी ना यहाँ पे, राइट, सॉरी, फिर है कैटेटोनिक बिहेवियर या एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर और नेगेटिव सिम्टम्स, ठीक है। अब इनको इन डेप्थ अभी हम पढ़ेंगे। अभी थोड़े से कॉजेज इन ब्रीफ अगर बात करें तो उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव से पास आउट होता है, ठीक है, मतलब जेनेटिकली आ जाता है। पीपल जिनके फादर ज़्यादा उम्र के है एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, यानी 50 से ज़्यादा के अगर फादर है ना, तो भी होता है, इसका रिस्क बढ़ जाता है। फिर अनदर रिस्क फैक्टर है पेरेंट हु वर्क एज ड्राई क्लीनर्स, जिनके पेरेंट्स ड्राई क्लीनर की तरह वर्क करते हैं, ठीक है, उनका भी रिस्क फैक्टर होता है। केसेस बिगिन लेट एडोलेसेंस एंड अर्ली अडल्टहुड, ठीक है, जनरली लेट एडोलेसेंस में और अर्ली अडल्टहुड में आता है। पीक टाइम होता है इनका 18 to 30 ईयर्स, 18 to 30 ईयर्स में जनरली होता है। अब फिफ्थ, ब्रेन इमेजिंग स्टडीज ने ये बताया कि एबनॉर्मलिटी रिलेटेड टू स्किज़ोफ्रेनिया आर मोर सीवियर इन मेल, मोर सीवियर होता है इन मेल पेशेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लो, क्योंकि अब आप पूछोगे कि मेल में क्यों ज़्यादा सीवियर होता है, क्योंकि फीमेल पेशेंट्स के अंदर जो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, वो एक प्रोटेक्टिव रोल की तरह वर्क करता है, ईस्ट्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ये जनरली औरतों में थोड़ा लेट में शुरू होता है क्योंकि उस वक्त मेनोपॉज का टाइम होता है, तो ईस्ट्रोजन जो है वो डिग्रेड होने लग जाता है उस वक्त तक। अब क्लिनिकल पिक्चर की बात करें ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर इंक्लूड्स मेनी सिम्टम्स। पहला होता है पॉजिटिव सिम्टम्स, फिर होते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव जिसमें कुछ एडिशन हो रहा है, तो क्या है, डिल्यूजन्स हो सकते हैं। अब इनको इन डेप्थ अभी हम यहाँ जैसे साइकोसिस आ गए ना वैसे हम नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहले हो गया डिल्यूजन, हेलिसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ये वो चार वाले जो हमने डीएसएम में पढ़े थे। और नेगेटिव सिम्टम्स का ऑल टुगेदर एक अलग है। नेगेटिव सिम्टम्स जैसे कि डिमिनिश्ड इमोशनल एक्सप्रेशन,
एलोगिया, एवोल्यूशन। अब इनको भी पढ़ेंगे ये सब क्या होते हैं, ठीक है। अब साइकोसिस, आई एम सॉरी ये थोड़ा ना मैं बड़ा कर देती हूँ, एक सेकेंड, पीडीएफ सही से नहीं बनी हुई है। तो साइकोसिस क्या होता है, जब इंडिविजुअल जिनको सिजोफ्रेनिया होता है वो एक्सपीरियंस करते हैं साइकोसिस। साइकोसिस मींस लॉस ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी, रियलिटी से वो कांटेक्ट नहीं है उनका। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, उनको डिफिकल्टी होती है टू परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, कॉजिंग अ डिस्टर्बेंस इन देयर एवरीडे फंक्शनिंग, उससे इनको डिस्टर्बेंस होती है इनकी एवरीडे फंक्शनिंग में। अब पॉजिटिव सिम्टम्स को हम पैथोलॉजिकल एक्सेसेस भी कहते हैं, क्योंकि चीज़ें आ रही हैं कुछ, ठीक है। तो अब जो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं उसका फर्स्ट टाइप है डिल्यूजन। डिल्यूजन क्या होते हैं, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है सिजोफ्रेनिया का, वो क्या है, डिल्यूजन। डिल्यूजन क्या होता है, फॉल्स बिलीफ होता है। अब इसको डिफाइन करते हैं फर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अगेन, इट इज अ फर्म बट फॉल्स बिलीफ अबाउट आर सेल्फ, हमारे बारे में फर्म और फॉल्स बिलीफ जो होता है उसको हम कहते हैं डिल्यूजन। इट इन्वॉल्व्स डिस्टर्बेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ थॉट, मतलब थॉट में दिक्कत है। अब देखो स्किज़ोफ्रेनिया ना बहुत बड़ा और बहुत ही जिसे कहते हैं ना एक मेजर डिसऑर्डर है ऑफ साइकोलॉजी, तो ये ना इन डेप्थ में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ेंगे और हर एक पार्ट देखेंगे ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। अभी डिल्यूजन के अंदर भी टाइप्स होते हैं, पहला होता है बिजार डिल्यूजन्स, आई एम सॉरी थोड़ा आउट ऑफ रीच, ओके। बिजार डिल्यूजन्स, बिजार डिल्यूजन्स क्या होते हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, कांट हैपन, जैसे कि सपोज एलियन इन्वेजन, उनको ऐसे डिल्यूजन है। फॉर्म बट फॉल्स बिलीफ, उनको बिलीफ है, ठीक है, कि ऐसा है कि ये पॉसिबल जो चीजें नहीं होती वो हो सकती है, जैसे उनको लगता है कि एलियन इन्वेजन हो रहा है, ये उनका डिल्यूजन है। अब मतलब डिल्यूजन इज लाइक वहम है, उनका वहम, ठीक है। अब नॉन बिजार डिल्यूजन्स क्या होते हैं, अब नॉन बिजार होते हैं जो ये हो सकते हैं, इतने बिजार नहीं है ये, इट कैन हैपन इन रियल लाइफ, जैसे कि कोई फॉलो कर रहा है, किसी ने हमें पॉइजन दे दिया या हम चीट मतलब किसी ने हमें चीट कर दिया, वही सब, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ज़्यादा बड़ा हो गया था ना तो ये दिख नहीं रहा था ना। थर्ड हो गया मूड कॉन्ग्रेंट डिसऑर्डर्स और डिल्यूजन्स। मूड कॉन्ग्रेंट मतलब इसमें कॉन्ग्रेंट होता है रिलेटेड टू द मूड, उनके मूड के अकॉर्डिंग। मूड इनकॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रेंट डिसऑर्डर में क्या होता है, सॉरी डिल्यूजन में, डिसऑर्डर क्यों बोल रहे हैं, सॉरी, डिल्यूजन में क्या होता है, इट इज इनकॉन्ग्रेंट टू मूड, कि मूड के इनकॉन्ग्रेंट है, दैट इज समवन एल्स इज कंट्रोलिंग मी, कि कोई और मुझे कंट्रोल कर रहा है। अब थीम्स होती हैं, अब देखो, delusion of grandeur, delusion of control, delusion of thought broadcasting, delusion of persecution, delusion of reference, delusion of thought withdrawal, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, ठीक है। लोग इसको टाइप समझ रहे हैं, टाइप्स में ये आएगा चार, इसके अंदर ये छह आएंगे, डिल्यूजन में चार और ये फिर छह। अब सबसे पहले इन सबको पढ़ते हैं। ग्रैंडियोर में क्या होता है, उनको बिलीव होता है कि उनके पास कोई एक्सेप्शनल क्वालिटीज हैं, जैसे मनी हो गया, ठीक है, फिर उनका फेम है, और दे आर यू नो, और इसके अलावा और भी इनको चीज़ें होती हैं कि मतलब दे आर द मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है, या सेवियर्स है, मतलब इनको एकदम मेनिक वाला थोड़ा ना वो होता है कि एकदम हम लोग सब कुछ हैं, लाइक समझ रहे हो, हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल पावर्स हैं, मैं चीफ ऑफिसर हूँ, मैं पीएम हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, ठीक है। फिर आएगा नेक्स्ट डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, बिलीव होता है दैट अदर्स कंट्रोल देयर थॉट एंड फीलिंग्स एंड एक्शंस, की कंट्रोल से पता चल रहा है ना कि कोई और कंट्रोल कर रहा है उनके थॉट फीलिंग एंड एक्शन। फिर होगा डिल्यूजन ऑफ थॉट ब्रॉडकास्टिंग, की उनके जो थॉट है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, हर कोई जो भी वो सोच रहे हैं उनको हर कोई वो सुन सकता है, ठीक है। फिर आता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, इसमें क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि वो अटैक हो सकता है उन पे, या कोई उन्हें हरास कर रहा है या उनके अगेंस्ट प्लॉट कर रहा है या स्पाई कर रहा है, दिस इज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। द डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, की इन दिस न्यूट्रल एनवायरनमेंट स्टिमुलस सच एज सॉन्ग ऑन रेडियो टीवी, यानी जो रेडियो टीवी पे जो भी सॉन्ग जो है वो आ रहा है तो उनको लगेगा कि उन उसका इनसे कोई स्पेशल मैसेज है इनके लिए, या पर्सनल मीनिंग फॉर द पर्सन, मतलब इस पर्सन के लिए कोई पर्सनल मीनिंग है उसका। फिर डिल्यूजन ऑफ थॉट ब्रॉड विड्रॉल, ब्रॉडकास्टिंग तो यहाँ हो गया था, राइट।
थॉट विड्रॉल में क्या है कि बिलीव दैट अदर थॉट्स आर बीइंग रिमूव्ड बाय अनदर सर्विसेज, मतलब उनकी जो थॉट्स हैं जो उनके थॉट्स हैं वो रिमूव किए जा रहे हैं बाय डिफरेंट सोर्स। फिर अब आ जाते हैं हेलिसिनेशन। अब हेलिसिनेशन क्या होता है? ये सेंसरी एक्सपीरियंस है दैट सीम्स रियल टू द पर्सन हैविंग इट, जिसको हो रहा है उसको ही असली में लगता है, बट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल परसेप्चुअल स्टिमुलस। मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता, बट ठीक है, कुछ चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती, बट ये इट सीम्स रियल टू द पर्सन जिसको वो हो रहा है, हेलुसिनेशन हो रही है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन क्या हो गए? ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो सकते हैं कि वो कुछ सुन रहे हैं जो नहीं कोई बोल रहा है बट उन्हें सुनाई दे रहा है। फिर विजुअल हो सकते हैं, उन्हें दिख रहा है कुछ। ठीक है, टेक्टाइल हो सकते हैं कि उन्हें ऐसे लग रहा है कि उन्हें छू रहा है, सेंसेशन हो रही है। ऑल्फैक्टरी, उन्हें स्मेल आ रही है जबकि आसपास कुछ ऐसा है भी नहीं। गस्टेटरी हो सकते हैं कि मतलब वो टेस्ट आ रहा है उनको। या हिप्नोफोमिक, ठीक है, ये भी होता है। इसके मतलब कि ऐसी फीलिंग कि उन्हें सफोकेशन हो रही है, या फिर उनको फ्लोट कर रहे हैं, या वो गिर रहे हैं, कहीं से फॉल हो रहे हैं। फिर आता है हमारा डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। ठीक है, अब डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच में यस, डिसऑर्गेनाइज स्पीच में क्या है? ये एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है ऑफ डिसऑर्डर। बाकी सब इंटरनली हो रहा था, ये एक्सटर्नली हो रहा है। ठीक है, in the thought form, people with schizo may not be able to think logically and speak in peculiar ways. तो ये लॉजिकली सोच नहीं पाते हैं, और उसी तरीके से मतलब लॉजिकली बोल भी नहीं पाते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं। अ फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, ये क्या होता है? अ टर्म क्लिनिशियन यूज टू डिस्क्राइब प्रॉब्लम इन अ वे दैट डिसऑर्गेनाइज थॉट इज एक्सप्रेस्ड इन डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। अब देखो, अगर किसी के थॉट में दिक्कत होगी तो वही उनके स्पीच में आएगा। अगर कोई कुछ सोच नहीं पा रहा तो बोलेगा क्या? हम बोलते क्या हैं? जो हम सोचते हैं, है ना? तो दैट इज फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। अब ये जो है फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, इसके अंदर तीन चीजें आती हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी के लिए। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन लूज कर रहे हैं, इसको कहते हैं डिरेलमेंट। फिर नियोलॉजिज्म, फिर होता है पर्सिवरेशन। ठीक है, ये तीन चीजें होती है। अब इनका मतलब क्या होता है? न्यूलॉजिज्म का मतलब होता है आप नए वर्ड और फ्रेजेस वो खुद इन्वेंट कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर्सिवरेशन होता है कि परसिस्टेंट इनएप्रोप्रिएट रेपिटेशन ऑफ सेम थॉट, एक ही थॉट बार बार आ रहा है जो इनएप्रोप्रिएट है बट बोले जा रहे हैं, उसको रिपीट किए जा रहे हैं। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन और डिरेलमेंट क्या होता है कि रैपिडली शिफ्ट हो रहे हैं एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे, सो दैट नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग बिकम्स इलॉजिकल और मडल्ड अप। ठीक है, मिक्स हो रही है चीजें, इतनी जल्दी जल्दी शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। कि उनसे पूछा कि अच्छा आपका फेवरेट कलर क्या है, और वो बोल रहे हैं आई लाइक टू टेक बाथ। लाइक कुछ भी, लाइक ऊपर नीचे कुछ भी। अब डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर का मतलब कि गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज यूनिवर्सली डिस्टर्बेड इन स्किज़ोफ्रेनिया। गोल डायरेक्टेड कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है इसके अंदर। द पीपल may मतलब the person may no longer maintain minimal standards of personal hygiene, minimal standards of personal hygiene भी maintain नहीं कर पाते, और have a profound ये क्या है? disregard, ठीक है, सॉरी have a profound disregard for the personal safety and hygiene। अब आ जाता है कैटेटोनिया। कैटेटोनिया क्या होता है? हमने ऊपर पढ़ा था ना जो सिम्टम्स, उसमें था क्या? मोटर सिम्टम्स में डिसऑर्गेनाइजेशन। अब कैटेटोनिया होता है स्टिफ और बिजार बॉडी पोस्चर, ये होता है कैटेटोनिया। अब कैटेटोनिया, ये चार्ट भी इंपॉर्टेंट है, तीन तरीके का होता है। पहली होती है हमारी मोटर इमोबिलिटी, डिक्रीज रिएक्टिविटी टू एनवायरनमेंट, एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी। ठीक है, मोटर काम ही नहीं कर रही, डिक्रीज रिएक्टिविटी और एक्सेसिव मोटर। अब एक्सेसिव मोटर मतलब बहुत ज्यादा काम कर रही है तो क्या क्या होगा? एजिटेटेड होगा। ठीक है, एकोलेलिया मतलब कॉपी कर रहे हैं स्पीच को, जो भी कोई बोल रहा है वो, जो हमने देखा था ऑटिज्म में, राइट? एकोप्रैक्सिया, ये क्या होता है? कॉपिंग मूवमेंट, जो भी कोई कर रहा है वो कर रहे हैं। फिर स्टीरियोटाइप, रेपिटेशन ऑफ मूवमेंट, अगेन ये हमने देखा था ऑटिज्म में, याद करो चीजों को। ठीक है, नेगेटिविज्म, म्यूटिज्म। अब नेगेटिविज्म क्या होता है? नो रिस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शन और ऑपोजिशन, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं है,
ठीक है। और म्यूटिज्म क्या है? वर्बल रिस्पॉन्स बिल्कुल है ही नहीं, नो वर्बल रिस्पॉन्स एट ऑल। सादा ही बाहर चला गया। हाँ, तो नो वर्बल रिस्पॉन्स क्रॉस, ठीक है, वर्बल रिस्पॉन्स है ही नहीं। फिर अब मोटर इमोबिलिटी में क्या होता है? कैटालेप्सी हो सकता है कि एकदम रिजिड बॉडी पोस्चर बना लिया है उन्होंने। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि रेजिस्टेंस होती है टू पोजिशनिंग। फिर स्टपर होता है कि जिसमें वो मूव ही नहीं कर पाते, इनएबिलिटी टू मूव, ठीक है। और लैक ऑफ मोटर रिस्पॉन्स, स्टपर, वैक्सी फ्लेक्सी, कैटालेप्सी हो गया हमारी मोटर इमोबिलिटी, डिक्रीज्ड रिएक्टिविटी टू एनवायरमेंट, म्यूटिज्म एंड नेगेटिविज्म। Mutism is no verbal response at all. Negativism is no response to instructions. Whereas excessive motor activity में देखा जाए तो agitation, echolalia, exopraxia और stereotype. अब कैटाटोनिया भी तीन तरीके का होता है, एकाइनेटिक, हाइपर काइनेटिक, मेलिग्नेंट, ठीक है। अब एकाइनेटिक की मोस्ट कॉमन टाइप है दैट फीचर्स लैक ऑफ मूवमेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? लैक ऑफ मूवमेंट होता है, स्टारिंग इन नॉन रिस्पॉन्स बिहेवियर, कि मूवमेंट नहीं है। ए काइनेटिक, काइनेटिक मतलब मूवमेंट होता है, ए मतलब कि नहीं होगी, मूवमेंट ही नहीं होती, लैक ऑफ मूवमेंट है। हाइपर काइनेटिक होते हैं, हाइपर मतलब ज्यादा काइनेटिक, तो एक्साइटेड टाइप ऑफ कैटाटोनिया, इट इन्वॉल्व्स इम्पल्स मूवमेंट, ठीक है, एकदम इम्पल्सिव मूवमेंट होती है इनकी, ठीक है। अब हो गया मेलिजेंट, ये क्या है? टाइप दैट हैपेंस व्हेन द सिम्टम्स लीड टू अदर हेल्थ प्रॉब्लम, जहाँ पे ये सिम्टम्स अदर हेल्थ प्रॉब्लम में आ गए। सपोज उन्होंने ना कुछ रिजिड बॉडी पोस्चर कैटालेप्सी में हो गया, तो उसके चक्कर में उनकी हाथ की हड्डी वड्डी टूट गई कुछ, तो अलग हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है। अब नेगेटिव सिम्टम्स ये होते हैं पैथोलॉजिकल डेफिसिट्स। पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होते हैं? जल्दी बताओ, कमेंट करो। पैथोलॉजिकल एक्सेसेस, ठीक है। अब it is an inability or decreased ability to initiate action, speech, expressive emotions or express pleasure, ठीक है। इट इज, इसमें क्या होता है? इनेबिलिटी है या फिर डिक्रीज्ड एबिलिटी है टू इनिशिएट एक्शन, एक्शन नहीं ले रहे हैं स्पीच में, इमोशन एक्सप्रेस करने में या प्लेजर एक्सप्रेस करने में। अब इसके अंदर आएगी हमारी डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी। तो इसके अंदर आते हैं टाइप्स ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है डिमिनिश्ड इमोशनल एक्सप्रेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन कम हो जाता है। इट्स डिफाइंड एज रिड्यूस्ड डिस्प्ले ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, कि रिड्यूस डिस्प्ले, उनका जो भी इमोशंस है उसको कम दिखाते हैं। एलोगिया यानी पॉवर्टी ऑफ स्पीच आ गई, रिडक्शन इन स्पीच और स्पीच कंटेंट, ठीक है, उन्हें पता नहीं है कि क्या बोले, दैट इज एगोलिया। नेगेटिव सिम्टम्स याद रखो, इसके अंदर 7 पॉइंट आएंगे, ठीक है, तभी याद आएगा पेपर में। एवोल्यूशन क्या होता है? लैक ऑफ मोटिवेशन फॉर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लैक ऑफ मोटिवेशन है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के लिए, मोटिवेशन नहीं है। ब्लंटेड इफेक्ट, ब्लंटेड इफेक्ट, फ्लैट इफेक्ट, ये याद रखना इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फ्लैट इफेक्ट होता है कि पीपल बिल्कुल नो इमोशन एट ऑल, दिखाते ही नहीं है, दे डोंट शो इमोशन बिल्कुल ही। ब्लंटेड इफेक्ट में होता है मेनी पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया शो लॉस ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, जॉय, सैडनेस, ये सब कम दिखाते हैं देन नॉर्मल पीपल डू, जितना लोग करते हैं उससे कम। फ्लैट इफेक्ट तो बिल्कुल ही नहीं दिखा रहे। एनेक्डोनिया मतलब इनेबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर, ठीक है, इनेबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर, प्लेजर ही नहीं वो फील करते। अब ए सोशलिटी क्या होती है? लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल रिलेशनशिप, सोशलिटी क्या है और उसके आगे ए, कि सोशली नहीं है बिल्कुल, लैक ऑफ इंटरेस्ट है सोशल रिलेशनशिप में। अब फैक्टर्स जो रिलैप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया के लिए कर सकते हैं, एक तो एक्सप्रेस्ड इमोशन, अर्बन लिव इन में क्योंकि हसल कल्चर होता है यहाँ पे, ठीक है, और फिर है इमिग्रेशन, फिर है कैनबिस अब्यूज, ठीक है। कैनबिस अब्यूज मतलब वही जो भी अल्कोहल या कुछ, मतलब इसमें टबैको यूज एंड एवरीथिंग। फिर अब हम आ जाते हैं अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स पे। स्किज़ोफ्रेनिया के अलावा और भी साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर होता है हमारा, एक बार नाम पढ़ लेते हैं पहले, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर और ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर
और इसमें ना आप एक डिल्यूजनल डिसऑर्डर भी लिखेंगे, हमने मतलब आगे इसमें लिखा है बट मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया था क्योंकि जनरली यही तीनों बोलते हैं। तो सिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें अफेक्टिव का मतलब ही मूड डिसऑर्डर होता है, हमेशा याद रखना। तो स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ो के नाम से अफेक्टिव मतलब सीवियर मूड डिसऑर्डर है। तो ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द साइकोटिक सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, कि साइकोटिक सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया कंकरेंट विद इंटरप्टेड पीरियड ऑफ मेजर मूड एपिसोड। अब देखो इसके अंदर क्या है कि स्किज़ोफ्रेनिया के साथ साथ मूड डिसऑर्डर भी है, और स्किज़ोफ्रेनियंस और स्किज़ोफ्रेनिक फ्रॉम डिसऑर्डर डू नॉट रिक्वायर मूड एपिसोड। ठीक है, अब जो ये होता है स्किज़ोफ्रेनिक फॉर्म, इनमें भी मूड डिसऑर्डर नहीं होता, स्किज़ोफ्रेनिया में भी नहीं होता, सिर्फ स्किज़ोअफेक्टिव में होता है। ठीक है, whereas schizoaffective disorder should have major mood or depressive episode, और DSM-5 भी स्पेसिफाई करता है कि मूड सिम्टम्स हैव टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ फुल मेजर मूड एपिसोड एंड ऑल्सो हैव टू बी प्रेजेंट फॉर मोर देन 50% ऑफ टोटल ड्यूरेशन ऑफ इलनेस। मतलब जितने टाइम के लिए भी इनको ये इलनेस है उसके एटलीस्ट 50% होनी ही चाहिए अकॉर्डिंग टू DSM-5। 50% टाइम मेजर मूड डिसऑर्डर होना चाहिए, वो भी किससे, DSM-5 के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। ये ना थोड़ा यार यहाँ पे मैं जूम कर देती हूँ ना, ढंग से आ ही नहीं, थोड़ी ना जल्दबाजी में बनाई थी, किसी और ने बनाई थी ये PDF, मैंने तब देखी नहीं। तो स्किज़ोफ्रेनिक फॉर्म डिसऑर्डर क्या होता है, इट इज सिमिलर टू स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया से होता है एक्सेप्ट फॉर द लेंथ ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, तो इसमें ये बिल्कुल सेम है, बस इसमें सिम्टम्स जो है ना वो थोड़ा कम होता है। मतलब इसमें क्या होता है, कम नहीं, मतलब सिम्टम्स कम नहीं होती, उसकी ड्यूरेशन कम होती है, यानी कि ये इमीडिएट डिसऑर्डर होता है, ये स्किज़ोफ्रेनी और ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर के बीच का है। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया में हमने पढ़ा था कि 1 मंथ से ज्यादा होना चाहिए, है ना, 1 मंथ से। ठीक है, एक सेकेंड, 1 मंथ से ज्यादा होना चाहिए फॉर स्किज़ोफ्रेनिया, और इसके लिए होना चाहिए बट नॉट मोर देन 6 मंथ्स। इसमें एटलीस्ट 1 मंथ तक होना चाहिए बट, अरे यार एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें क्या होता है, ये 1 मंथ से ज्यादा होना चाहिए इन, अरे यार ये क्या दिक्कत है इसको, हाँ, तो इन स्किज़ोफ्रेनिक फॉर्म में क्या होता है, 1 मंथ से ज्यादा होना चाहिए बट 6 महीने से कम होना चाहिए, और स्किज़ोफ्रेनिया में 6 महीने से ज्यादा सिम्टम्स दिखने चाहिए, 6 महीने से ज्यादा इन स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिक फॉर्म में 1 महीने से ज्यादा और 6 महीने से कम, यानी स्किज़ोफ्रेनिया से छोटा वर्जन है स्किज़ोफ्रेनिक फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद ये हम पढ़ेंगे, अभी पहले ये पढ़ लेते हैं। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर की बात करें जाए, ये तो बहुत ही कम होता है, ये 1 महीने से भी कम। इसमें क्या होता है, ये सडन ऑनसेट होता है साइकोटिक सिम्टम्स का, और डिसऑर्गेनाइज स्पीच और कैटाटोनिक बिहेवियर। ठीक है, इवन इफ इट प्रोवाइड्स ग्रेट इमोशनल टर्मोइल, बहुत ज्यादा ग्रेट इमोशनल टर्मोइल होता है, इट ओनली लास्ट फॉर मैटर ऑफ फ्यू डेज, सिर्फ कुछ दिन के लिए ही होता है, इतना ज्यादा कम कि इसको स्किज़ोफ्रेनिक फॉर्म के लिए भी नहीं हम बोल सकते, डायग्नोज नहीं कर सकते। आफ्टर दिस द पर्सन रिटर्न्स टू नॉर्मल फंक्शनिंग। ठीक है, नॉर्मल लेवल ऑफ फंक्शनिंग में आ जाता है इसके बाद इंसान, और फिर शायद उसको वो ये जो साइकोटिक ये जो सिम्टम्स आए थे या ये जो एपिसोड आए थे दोबारा हो भी ना, जरूरी भी नहीं है, और ये ट्रिगर्ड हो जाता है बाय स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस हुआ या कुछ भी, उसकी वजह से ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर आने लग सकते हैं। और ये इतना कम होता है कि इसको हम स्किज़ोफ्रेनिक फॉर्म में भी नहीं ले सकते, बट और अगर ये एक बार हो जाए तो जरूरी नहीं कि दोबारा भी चांसेस हो, कि ऐसा हो भी सकता है कि कभी ऐसे एपिसोड की मतलब ऐसे कोई ये एपिसोड आ ही ना। फिर आता है डिल्यूजनल डिसऑर्डर। ठीक है, डिल्यूजनल डिसऑर्डर, अब डिल्यूजनल डिसऑर्डर में होता है पेशेंट जो होते हैं जिनको डिल्यूजन डिसऑर्डर होता है, लाइक मैनी अदर पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया वाले लोगों की तरह ही इनको ये होल्ड करते हैं फर्म बट फॉल्स बिलीव्स। ठीक है, देयर बिहेवियर डज नॉट शो ग्रॉस disorganization and performance deficiencies, characteristics of schizophrenia and general behavior deterioration। वही जनरल बिहेवियर डिटोरिएशन वगैरह जो है ये सब इज रेयरली ऑब्जर्व्ड,
रेयरली दिखता है, बिहेवियरल डिटोरिएशन नहीं दिखती इसके अंदर, इसमें बस डेल्यूजनल होती हैं चीज़ें, ठीक है। इसमें सारी डिसऑर्गेनाइजेशन नहीं होती जैसे सिजोफ्रेनिया में होती है। और इसके बाद वही है कि ऑब्जर्व्ड इन दिस डिसऑर्डर इवन व्हेन इट इज प्रूव्स क्रॉनिक, एकदम क्रॉनिक है तब भी नहीं होता बिहेवियरल डिटोरिएशन, इसमें बस डिल्यूजनल होता है, ठीक है। अब हम कॉजेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ लेते हैं थोड़ा इन डिटेल। सबसे पहले तो बायोलॉजिकल कॉज ही होता है, दैट इज जेनेटिक और फैमिली स्टडी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इफ वन आइडेंटिकल ट्विन डेवलप स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, अगर आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, है ना, जो कि एक जो मोनोजाइगोटिक होते हैं, राइट, एक ही जाइगोट से निकले होते हैं, तो अगर एक को हुआ तो दूसरे को होने के 48% चांस होते हैं, ठीक है, कि दूसरा भी डेवलप कर लेगा इन लाइफ टाइम। और अगर फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं यानी कि नॉन आइडेंटिकल जो होते हैं, तो उसमें 17% चांस होता है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ो ट्विन, पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, वेल ट्विन, ठीक है, जिसको स्किज़ो है, जो वेल है, डिस्कॉर्डेंट ट्विन है, ये पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट 17%। अब फैमिली स्टडीज ने ये भी दिखाया कि मोर सिमिलैरिटीज इन सिमिलैरिटीज आर हायर द लाइकलीहुड, ओके। अब इसके अंदर क्या है कि फैमिली स्टडीज ने ये भी बताया कि जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज होती है, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा लाइकलीहुड बढ़ता है फैमिली मेंबर्स को स्किज़ोफ्रेनिया का डेवलप होने में, ठीक है। अब adoption studies, concordance rate in schizo are compared for the biological and adoptive relatives of the people who had been adopted out of their biological families um, at an early age and have subsequent developed schizo। कि वही है कि कॉन्करेंस रेट अगर देखा जाए तो स्किज़ो में यही है कि अगर सपोज एक फैमिली में था और उनको अगर उन्होंने अपनी बायोलॉजिकल फैमिली से बाहर अडॉप्ट किसी ने किया है, ठीक है, अर्ली एज में ही, तब भी उनका एट द लेट टाइम में डेवलप कर लिया उन्होंने सिजोफ्रेनिया। मॉलिकुलर जेनेटिक्स की बात करें तो डिफेक्ट होता है जीन्स में इन द डोपामीन सिस्टम में डिफेक्ट आ जाता है विच माइट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओरिजिन ऑफ स्किज़ो। इसकी वजह से ओरिजिन ऑफ स्किज़ो में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब COMT, इसकी बात की गई है, कैटेकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफॉर्म। इसका क्या कहते हैं इसने एक सेकेंड, ये जो जीन है ये लोकेटेड होती है इन क्रोमोसोम 21 एंड इन्वॉल्व इन डोपामीन मेटाबॉलिज्म, ये डोपामीन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती है। अब चिल्ड्रन जिनको जेनेटिक सिंड्रोम है दैट इन्वॉल्व्स अ डिलीशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड क्रोमोसोम 22 आर एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग स्किज़ो, ठीक है, जिनको जेनेटिक सिंड्रोम होता है तो उनको भी हाई रिस्क है ऑफ डेवलपिंग स्किज़ोफ्रेनिया। अब स्ट्रेस के साइड हाइपोथैलेमस होता है, उससे CRH यानी कॉर्टिकोट्रोफिन रिलैक्सिंग रिलीजिंग हार्मोन होता है, ठीक है। अब ये हो गया। अब इससे पिट्यूटरी ग्लैंड इन ट्रिगर हो जाता है, फिर उसमें से निकलता है एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, फिर उससे कॉर्टिसोल, फिर वो क्या होता है, कॉर्टिसोल से फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में आती है, HPA एक्सिस हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट में पढ़ा था, राइट। तो इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो मैं बता देती हूँ। न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामीन, गाबा, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ साइको सोशल फैक्टर्स भी होते हैं और स्किज़ोफ्रेनिया, जैसे कि फैमिली रिलैप्स, ठीक है, हाई। अब मैं इसका भी ना एक मिनट दिखाई देती हूँ। तो इसमें देखो फैमिली एंड रिलैप्स की बात कर रखी है, तो हाई लेवल ऑफ एक्सप्रेस्ड इमोशन विद इन द फैमिली, ठीक है, जैसे कि हॉस्टिलिटी या क्रिटिसिज्म या इमोशनल ओवर इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको लिंक किया गया है इंक्रीज रिलैप्स रेट। तो उससे अगर फैमिली में ये सब नेगेटिव इमोशन शो करेंगे तो रिलैप्स बढ़ जाएगा अगर सही भी हो रहा है तो। और पुअरर आउटकम्स इन इंडिविजुअल विद स्किज़ोफ्रेनिया। अब स्ट्रेसफुल इवेंट्स भी होते हैं, है ना, जैसे कि हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस स्पेशली ड्यूरिंग चाइल्डहुड और अर्ली अडल्टहुड में अगर जब स्ट्रेस होता है तो वो कंट्रीब्यूट कर देता है इन द डेवलपमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। इन वर्नरेबल इंडिविजुअल जो वर्नरेबल है ऑलरेडी, बीट जेनेटिक्स और एनीथिंग जो भी उनका बायोलॉजिकल मेकअप है।
फिर उसके बाद ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस सच एज फिजिकल और इमोशनल अब्यूज कैन बी रिस्क फैक्टर्स। अगर कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो गया या फिजिकल और इमोशनल अब्यूज हो गया। अर्बेनिसिटीज में वही है कि एविडेंस है कि जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं उनका हायर रिस्क है ऑफ डेवलपिंग स्किज़ोफ्रेनिया पॉसिबल ड्यू टू द स्ट्रेसर्स एंड सोशल आइसोलेशन, क्योंकि उनको स्ट्रेसर्स यहाँ ज़्यादा है, हसल कल्चर जो मैंने पहले भी बताया था, और सोशल आइसोलेशन है भी है यहाँ पे अर्बन लाइफ में। उसके अलावा सोशल आइसोलेशन यहाँ वैसे भी है, मतलब एक अलग टॉपिक भी है। तो इंडिविजुअल हु एक्सपीरियंस सोशल आइसोलेशन, लोनलीनेस एंड लैक ऑफ सोशल सपोर्ट आर एट ग्रेटर रिस्क, ठीक है। और एंड वर्सनिंग सिम्टम्स ऑफ schizophrenia, social support is essential, is essential for recovery and symptom management। अब माइग्रेशन एंड इकल्ट्रेशन की बात करें तो ये देखा जाता है कि ये भी स्ट्रेसफुल होता है इंसान के लिए एंड ये भी इंक्रीज कर देता है रिस्क फॉर स्किज़ो इन सम इंडिविजुअल। दिस इज नोन एज माइग्रेशन इफेक्ट, ठीक है, इसको माइग्रेशन इफेक्ट भी कहते हैं। अब ये मैंने स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा ब्रीफ में बताया था ना कि कैनबिस यूज एंड अब्यूज, ये ना थोड़ा कट जाएगा अगर मैं जूम करूंगी तो। पीपल विद स्किज़ो आर ट्वाइस एज लाइकली एज पीपल इन द जनरल पॉपुलेशन टू स्मोक कैनबिस, ठीक है। और इन स्टडी कंपेयर्ड दैट दोज हु हैड नेवर यूज्ड कैनबिस, जिन्होंने कभी कैनबिस यूज नहीं किया, यंग मैन हु वर हैवी कैनबिस यूजर्स बाय द टाइम दे वर 18 वर मोर देन 6 टाइम मोर लाइकली टू डेवलप स्किज़ोफ्रेनिया। तो जिन्होंने यूज किया है, ठीक है, अब मतलब 18 साल तक नहीं यूज किया फिर उन्होंने करना एकदम शुरू कर दिया, तो उनका 6 टाइम मोर लाइकलीहुड है टू डेवलप स्किज़ोफ्रेनिया 27 साल बाद, ठीक है। नॉन जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे अगर फादर की एज ज़्यादा है, वायरस एक्सपोजर है, ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है, हेड इंजरी है, या फिर माइग्रेंट है, तो वही सब। डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल वही है कि हमारी जेनेटिक फैक्टर्स, हमारी प्रीनेटल और पेरिनेटल इवेंट्स, ब्रेन की वल्नरेबिलिटी भी है, स्ट्रेस आया, डेवलपमेंट मैचुरेशन प्रोसेसेस हुए तो उससे साइकोसिस डेवलप हो सकता है। दिस मॉडल प्रोवाइड्स अ जनरल समरी ऑफ द इंटरप्ले बिटवीन जेनेटिक फैक्टर्स, प्रीनेटल इवेंट्स, ब्रेन मैचुरेशन प्रोसेस, स्ट्रेस इन द डेवलपमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। तो मैंने थोड़ा और बड़ा कर दिया है, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और आती है, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आप कॉग्निटिव बता सकते हो कि बेक ने प्रपोज किया था एक डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल, जिसमें कि स्किज़ो कैसे डेवलप होता है, न्यूरोकॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है क्योंकि एवर्सिव लाइफ इवेंट्स होते हैं, फिर डिसफंक्शनल हमारे एटीट्यूड्स हो जाते हैं, फिर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हो जाती है, फिर उससे HPA एक्टिवेशन हो जाती है, तो उससे स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। तो ये डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। बाकी सब तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ये जो हमारी वीडियो है ना, मतलब ये जो टॉपिक है स्किज़ोफ्रेनिया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। किसी भी साइकोलॉजी स्टूडेंट के लिए इसको इन डेप्थ अच्छे से समझना मैं ट्राई करती हूँ नोट्स के साथ, ले मैनली अच्छे से आप लोगों को बता पाऊँ। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।